आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां 10 दिन में वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में वोट जिहाद और मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने के वादे पर कांग्रेस पार्टी की सफाई आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि उसने उलेमा बोर्ड को कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। इससे पहले मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने दावा किया था कि नाना पटोले और शरद पवार की पार्टी की ओर से उलेमा बोर्ड की सभी 17 मांगों को मानने की चिट्ठी मिलने के बाद उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन अब महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई आ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस लेटर को फेक बताया और इसे महायुति की साजिश बताया, जबकि उलेमा बोर्ड ने दावा किया था कि कांग्रेस ने उनकी 17 मांगों को मान लिया है, जिसके बाद एमवीए को समर्थन की बात कही गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कौन सच्चा और कौन झूठा। क्या उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस के झूठे समर्थन का दावा किया, या मुस्लिम आरक्षण पर जब कांग्रेस घिर गई तो सफाई देने के लिए नाना पटोले की चिट्ठी को फेक बताया जा रहा है। दरअसल एक दिन पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ओर से दावा किया गया कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने उन मांगों को मान लिया है, इसलिए एमवीए का समर्थन दे रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चिट्ठी फर्जी है, नाना पटोले के सिग्नेचर भी फर्जी हैं। तो उलेमा बोर्ड जो खुलकर ये कह चुका है कि महाविकास अघाड़ी को उनका समर्थन रहेगा, और इसके पीछे उलेमा बोर्ड की तरफ से जो तर्क दिया गया वो तर्क था नाना पटोले की चिट्ठी, और ये दावा किया गया कि नाना पटोले की चिट्ठी में उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। लेकिन जब इस मामले पर कांग्रेस घिरी तो कांग्रेस ने कहा कि ये जो चिट्ठी है ये फर्जी है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस जिस लेटर को फर्जी बता रही है, उस लेटर में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी उलेमा बोर्ड के सभी 17 मांगों को मानती है। दरअसल उलेमा बोर्ड ने जो 17 मांगे कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के सामने रखी थी, उसमें जो बड़ी बातें हैं आइए वो आपके सामने रख देते हैं। मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग, इसके अलावा दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुसलमानों की रिहाई, इसके साथ ही साथ भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई, इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए की सैलरी, वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग शामिल है। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, और जब कांग्रेस की मुसीबत आई तो कांग्रेस ने कहा कि ऐसी कोई भी चिट्ठी उलेमा बोर्ड को भेजी नहीं गई है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो, और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस ही नहीं उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और पूछा कि उद्धव ठाकरे कहां बैठे हैं, जरा ये बताएं। उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ।
अब मुस्लिम आरक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद को लेकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि पिछले चुनाव में वोट जिहाद सक्सेस रहा था, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाएगा। से हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। अब सबको मतदान के लिए जाना है, सबको वोट करना है और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर एक बार इस महाराष्ट्र में भगवे को मानने वाली सरकार आएगी। महाराष्ट्र की विधानसभा पर फिर भगवा लहराएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद का मुद्दा इसीलिए गर्माता जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में 11.5% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 288 में से 38 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। इसीलिए वोट जिहाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब ओवैसी ने पीएम मोदी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे का भी जवाब दिया है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। ओवैसी इंसाफ की बात कर रहे हैं, अनेकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के अपने नारे को दोहराया। अलीगढ़ में योगी ने कहा, इतिहास बताता है जब जब बटे हैं तो कटे हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे,
एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे पर ही सियासत नहीं गरमाई हुई, बल्कि नामों को लेकर भी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि अब कोई संभाजीनगर का नाम बदल नहीं सकता है। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो, ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या MIMची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। एक तरफ महाराष्ट्र में हिंदू वोट और मुस्लिम वोट को लेकर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मस्जिद और मजारों के खिलाफ हिंदू संगठन एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में भी अवैध मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में भी लोग अवैध मस्जिदों को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और अवैध मस्जिद को हटाए जाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में BNS की धारा 163 लागू कर दी और पूरे शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल शनिवार को इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय सेवा संघ के आह्वान पर आक्रोश रैली बुलाई गई, जिसमें साधु संत समाज समेत हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए। हिंदू समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से अवैध मस्जिद को हटाने की डिमांड की। हिंदुओं का उबाल देखते हुए बेरीनाग में धारा 163 लागू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बेरीनाग में फ्लैग मार्च भी किया है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भगवा रंग के कपड़े पहने लोगों ने सड़क पर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस की टीम भी आक्रोश रैली के आसपास ही रही, ताकि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो पाए। हालांकि हिंदू समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी रैली निकाली और अपनी डिमांड पुलिस प्रशासन के सामने रखी। अवैध मस्जिद को लेकर राष्ट्रीय सेवा संघ ने रैली आयोजित की थी और संगठनों के लोगों ने बड़े स्तर पर हिंदू समाज के लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान भी किया था। लेकिन हिंदू संगठन के नेताओं ने जब कुछ लोगों को सड़क के आसपास खड़े देखा तो उनसे रैली में शामिल होने की अपील की और अपनी रैली निकालने का टारगेट भी लोगों को समझाया। को बचाने की लड़ाई है, आप लोगों को आना चाहिए था घरों से बाहर। वैसे पूरे सोशल मीडिया पे पूरे भारत लोग जो हमारे छतों से तमाशा देख रहे हैं, कल को बहन बेटियों की इज्जत। पिथौरागढ़ में हिंदुओं के प्रोटेस्ट के बाद पुलिस एक्शन में दिखी। पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है और फ्लैग मार्च कर शहर की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष हिमांशु जोशी का कहना है कि बेरीनाग के पुराना बाजार में एक मकान को मस्जिद के रूप में अवैध ढंग से चलाया जा रहा है और इस मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सेवा संघ अक्टूबर महीने में आंदोलन कर चुका है। संघ लगातार प्रशासन से इसकी जांच की मांग करता आ रहा है। ये मस्जिद का मामला 2 महीने से चल रहा है, आप सभी के भी संज्ञान में है। पूरा भारत आज इस पर नजर बनाए हुए है। तो आज एक विरोध प्रदर्शन पुनः इसके लिए किया गया है कि इसको हटाया जाए। जैसा कि आज प्रशासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। तो अभी बात हो रही कि भवन स्वामी को जो है नोटिस भेजा जाएगा और आगे उस पर कार्रवाई करके सीज किया जाएगा। अब आइए आपको उस मकान की तस्वीर दिखाती हूं जिसको लेकर पूरा विवाद है। दावा किया जा रहा है कि इस मकान में अवैध तरीके से मस्जिद चलाई जा रही है। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं यही वो ढांचा है जिसको लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको गिराए जाने की मांग भी की जा रही है। उत्तराखंड में अवैध मस्जिद को हटाने की पहली मांग नहीं है। इससे पहले उत्तरकाशी में भी अवैध मस्जिद को गिराए जाने की मांग लगातार उठी। 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसमें पुलिस से झड़प की तस्वीरें भी सामने आई थी और अब पिथौरागढ़ में भी अवैध मस्जिद को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है।
तेरा मकान तोड़ा गया तो ये मस्जिद क्यों नहीं टूट सकती है? मेरे के लिए कोई नोटिस नहीं आया, कोई केस नहीं, कोई अदालत नहीं। मैं जो कि यहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये चीज सबके लिए एक नियम, एक कानून होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी के द्वारा मैं मकान चाहता हूँ। मकान मेरा टूट गया कोई बात नहीं, पर मस्जिद भी तोड़ दो, मेरे को मकान भी नहीं चाहिए, टूटने दो। मस्जिद बन रही थी उस समय, यहाँ के प्रशासन ने उस पर क्या पैरवी करी? उस समय भी तो होता होगा प्रशासन, या उस समय नहीं था प्रशासन? प्रशासन ने क्या पैरवी करी उस मस्जिद पर? अब ठीक है, हम लोग मस्जिद के उसमें तोड़ने के मामले में अगर उतारू हो रहे हैं, तो अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई वो एडीएम को उसमें, एडीएम साहब के उसमें मतलब मामला दर्ज है। अगर वो मामला दर्ज है तो इनको तो जो भवन स्वामी हैं उनको तो नोटिस दिए जा रहे थे कि आप काम न करें करके, क्यों मस्जिद वालों को क्यों नहीं दिए गए नोटिस? आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। श्रीनगर में आज फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। श्रीनगर के जबरवान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। ये श्रीनगर का एक जंगली इलाका है। बताया जा रहा है कि 2 आतंकी घिरे हैं, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है और जल्द ही सुरक्षा बल आतंकियों का काम तमाम कर सकते हैं। वहीं अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर और किश्तवाड़ दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ ही देर में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन खत्म हो सकता है। दरअसल घने जंगलों का ये इलाका, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती है। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचते हैं, मुठभेड़ शुरू हो जाती है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। वहीं राजधानी दिल्ली में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब दिल्ली के मुंडका इलाके में मर्डर से सनसनी फैल गई है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर 6 राउंड फायरिंग की। मृतक की पहचान अमित के तौर पर हुई है। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था, अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था और अब इसकी हत्या कर दी गई है। हमलावर बाइक से आए थे और अमित को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है कि ये गैंगवार है या फिर आपसी रंजिश। तो दिल्ली का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके से फायरिंग कर हत्या की घटनाएं दिल्ली से लगातार सामने आ रही हैं और अब ताजा मामला मुंडका से सामने आया है, जहां अमित नाम के एक शख्स की बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आपको जानकारी दे दें कि अमित और जो बदमाश थे उनके बीच का कनेक्शन अब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। पता यह लगाया जा रहा है कि यह घटना किसी गैंगवार का नतीजा है या फिर आपसी रंजिश का। दिल्ली के मुंडका में मर्डर में रात को करीब 8 बजे ये हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान अमित के तौर पर हुई। वो हाल ही में तिहाड़ से बाहर आया था। वो लूट के बाद एक मामले में जेल में बंद था। पुलिस गैंगवार या निजी दुश्मनी के एंगल से जांच कर रही है। हत्या क्यों और किस इरादे से की गई, इसके बारे में पुलिस अधिकारी अभी कुछ नहीं बता रहे। मौके पर पुलिस अधिकारी और क्राइम टीम छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि शाम करीब 8:15 बजे तक अमित रोहतक रोड पर रानीखेड़ा लाल बत्ती के पास था। तभी कुछ लोग आए और उस पर गोलियां चलाने लगे। सड़क का हिस्सा काफी भीड़भाड़ वाला और वाहनों की आवाजाही वाला है। ऐसे में इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। इस बीच लोगों ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी, लेकिन पुलिस टीम जब तक मौके पर पहुंची, अमित ने तब तक दम तोड़ दिया था। लगभग 8:30 पौने 9 की बात है। मैं ऊपर छत पे था। मेरे को फोन आया कि भाई तुम्हारी दुकान के आगे गोली चली है। तो मैंने देखा तो नीचे काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी, तो नीचे एक लाश पड़ी हुई थी और उसके थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आ गए थे। हाँ, गोली की आवाज़ आई थी। हमने सोचा नॉर्मल घर में आराम से बैठे हुए थे, लेकिन ये नहीं पता लगा ना, जैसे दिवाली का माहौल है कि गोली चली है, किसी ने पटाखे चलाए हैं, ये नहीं पता लगा। हमें जो बताया गया है गाँव का ही लड़का है, अमित नाम है शायद उसका। देखो जी, वहाँ तो हम देख नहीं पाए उसके नज़दीक में, लेकिन हाँ कि कम से कम उसको 2-3 गोलियां तो लगी होंगी, क्योंकि आवाज़ तो 4-5 गोलियों की आई थी। ये यहाँ पे खेल देख रहा था, किसी का फोन आया है तो फोन करते हुए जाने लग रहा है। पार्क में यहाँ साइकिल वाइकिल का खेल होता था, तो किसी ने फोन करके बुलाया है और स्टैंड पे जाके ये हादसा हो गया। उसको मेरे ख्याल से 4-5 गोलियां लगी हैं। 5 जिन्होंने गोली मारी है, पुलिस ने कुछ बताया? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। रात को 2 बजे आए हम थाने से, अभी कोई वो नहीं बताया भी किसने क्या किया है।
पार्क से गया, वो यहाँ से 8:22 पे 9 बजे ये हादसा हो गया। 8:22 पे निकला? हाँ जी, इस पार्क से भगत सिंह पार्क में वो साइकिल का सर्कस चल रहा था, वो देख रहा था, किसी का फोन आया और फिर वो फोन सुनता सुनता चला गया यहाँ से। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिल जाए तो